प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए समास प्रकरणम को लेकर आया हूँ। इसके अंतर्गत आज मैं आपको अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास एवं द्वंद्व समास बताने वाला हूँ। यह समास प्रकरण CBSE एवं विभिन्न स्टेट बोर्ड परीक्षाओं के लिए अर्थात विभिन्न राज्यों के द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। साथ ही आज मैं आपको सरल तरीके से समास प्रकरणम को समझाने का प्रयत्न करूंगा ताकि कमज़ोर बच्चे भी इससे लाभान्वित होकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो प्रस्तुत है 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए उपयोगी समास प्रकरणम। बच्चों, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास में हम जब समस्त पद बनाते हैं तो वह संक्षेप हो जाता है, संक्षिप्त रूप होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। इसकी व्याकरणिक परिभाषा कि जब दो पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिलते हैं और मिलकर एक पद हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। दो पद जिसमें अलग अलग विभक्तियां लगी होती है, ये दोनों ही पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर जब आपस में मिलते हैं और मिलकर एक पद हो जाते हैं तो उसे ही समास कहा जाता है। जैसे राज्ञः पुत्रः। देखिए, यहाँ दो पद है, एक है राज्ञः और दूसरा पुत्रः। दोनों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब दोनों की विभक्तियां हट जाती है, दोनों अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो बन गया राजपुत्र और इसे ही समास कहा जाएगा। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। किंतु आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने 3 समास की चर्चा करने वाला हूं, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद का अर्थ होता है पहला पद, प्रधान हो या मुख्य हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो, मुख्य हो, मेन हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अथवा जिस समास विधि से कोई पद अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा। नाम से ही स्पष्ट है अव्ययी भाव समास, तो पूर्व पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा। जैसे अधि हरि, यहां पूर्व पद अधि अव्यय है, जबकि उत्तर पद हरि संज्ञा है। दो पद है बच्चों, अधि और हरि। अधि क्या है? अव्यय है और हरि संज्ञा है। किंतु समास होने पर पूरा पद अधि हरि ही अव्यय हो गया और इसका विग्रह होगा हरौ इति। इस समास में शब्द के अंत में नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि शब्द के अंत में नपुंसक लिंग एक वचन हो जाता है।
अव्ययी भाव समास के निम्नलिखित प्रकार हैं। अव्ययी भाव समास में कुछ प्रकार हैं जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं को, तो उन सबों को समझ लेना आवश्यक है। देखिए, पहला प्रकार है उप, जिसका अर्थ होता है समीप या नजदीक। तो समीप के अर्थ में समास होने पर पूर्व पद में प्रायः उप अव्यय का प्रयोग किया जाता है। आप यहां देखिए कोष्ठक में सबसे पहले बाईं ओर समस्त पद है, फिर है समास विग्रह, और फिर इधर समस्त पद और समास विग्रह। तो समस्त पद है उपकृष्णम, इसका विग्रह हो गया कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप या कृष्ण के नजदीक। वैसे ही उपगंगम, गंगायाः समीपम, गंगा के नजदीक या गंगा के समीप। उपगृहम, गृहस्य समीपम, घर के नजदीक, घर के पास। उपयमुनम, यमुनायाः समीपम, यमुना के निकट, यमुना के समीप या नजदीक। तो उप अव्यय का प्रयोग आपने देखा। अब देखिए अनु, अनु का अर्थ होता है पश्चात, पीछे। उसका दूसरा अर्थ होता है योग्यम, योग्यता के अर्थ में भी अनु अव्यय का प्रयोग होता है। देखिए, पीछे के अर्थ में समास होने पर पूर्व पद में प्रायः अनु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अनु विष्णु, विष्णोः पश्चात, विष्णु के पीछे। अनुरथम, रथस्य पश्चात, रथ के पीछे। जैसे मैं कहूं किसी को कि त्वम अनुरथम गच्छ, इसका अर्थ हुआ तुम रथ के पीछे जाओ। अब देखिए योग्यता के अर्थ में अनुरूपम, यहां पीछे अर्थ नहीं लेंगे, यहां पश्चात नहीं होगा। अनुरूपम, इसका अर्थ हो गया रूपस्य योग्यम। वैसे ही है अनुगुणम, तो अनुगुणम में हो गया गुणानाम योग्यम, गुणों के योग्य या रूप के योग्य। अनुरूपम रूप के योग्य, रूपस्य योग्यम, और अनुगुणम गुण के योग्य। तीसरा प्रकार है सह, सह सह। सह का अर्थ यहां होगा सहित या युक्त। देखिए, सहित के अर्थ में समास होने पर पूर्व पद में प्रायः सौ अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे सचित्रम, चित्रेण सहितम। कई बार देखते होंगे प्रश्न में लिखा रहता है सचित्र वर्णन करें। सचित्र का अर्थ हो गया चित्र के साथ, तो सचित्र उसी को संस्कृत में कह दिए सचित्रम। चित्रेण सहितम, चित्र के साथ। सौमित्रम, मित्रेण सहितम, मित्र के साथ। सौशरीरम, शरीरेण सहितम, शरीर के साथ। सौधर्मम, धर्मेण सहितम, धर्म के सहित या धर्म के साथ। उसके बाद है निर, निर का अर्थ होता है अभाव। अभाव के अर्थ में समास होने पर पूर्व पद में प्रायः निर अथवा निश उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए निर्जनम, हिंदी में भी बोलते हैं यह निर्जन स्थान है। तो निर्जन वैसे स्थान को कहते हैं जहां लोगों का आना जाना बहुत ही कम होता है, सुनसान जगह को कहते हैं। तो विग्रह हो गया जनानाम अभावः, जहां लोगों का अभाव हो उसको कहते हैं निर्जनम। वैसे ही निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभावः, मक्षिका कहते हैं मक्खी को। और जब हम कहें कि इदम स्थानम निर्मक्षिकम वर्तते, यह स्थान निर्मक्षिक है, अर्थात इस स्थान में एक भी मक्खी नहीं है, मक्खियों का अभाव है, कम है, मक्खियों का अभाव है। निर्धनम, धनस्य अभावः, धन का अभाव। वैसे ही निष्कंटकम,
कंटकानाम अभावः, कांटों का अभाव हो गया निष्कंटक या निष्कंटकम। उसके बाद प्रति, जिसका अर्थ होता है वीप्सा। वीप्सा के अर्थ में समास होने पर प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए प्रतिदिनम, दिनम दिनम इति, या दिनम दिनम प्रति भी कर सकते हैं। प्रतिगृहम, गृहम गृहम इति, प्रतिमासम, मासम मासम इति, प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम इति। उसके बाद है यथा, इसका अर्थ हो गया अनतिक्रम्य, अर्थात उल्लंघन करने के अर्थ में, किसी भी आदेश या आज्ञा का उल्लंघन करने के अर्थ में। यदि उत्तर पद का अतिक्रमण न कर अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य हो, उल्लंघन करने के अर्थ को स्पष्ट कर दिया हूं कोष्ठक में। यदि उत्तर पद का अतिक्रमण न कर अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य हो तो समास होने पर यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब हो गया शक्ति भर। आपको जितनी शक्ति है, आपको जितनी ताकत है, आपके अंदर जितनी एनर्जी है, शक्तिम अनतिक्रम्य, यथा विधि विधिम अनतिक्रम्य, यथेच्छम इच्छाम अनतिक्रम्य, यथा स्थानम स्थानम अनतिक्रम्य। तो ये था अव्ययी भाव समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान था, साथ ही पूर्व पद अव्यय भी कहा गया। यहाँ तत्पुरुष समास में कहा जा रहा है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राज्ञः पुत्रः, राजपुत्रः। यहाँ दो पद है, राज्ञः अर्थात राजा और दूसरा पद पुत्रः, पुत्र। बच्चों, यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि मैं आपको कहूं कि राजपुत्र आ रहा है, राजपुत्र में दो पद है, राज या राजा या और पुत्र, तो राजपुत्र आ रहा है। अब प्रश्न उठता है कि कौन आ रहा है, राजा आ रहा है या पुत्र? तो राजपुत्र आ रहा है, इस वाक्य का अर्थ है कि पुत्र आ रहा है, राजा नहीं आ रहा है, पुत्र आ रहा है। अब यदि पूछें किसका पुत्र, तो उत्तर मिलेगा राजा का पुत्र। तो राजपुत्र कहने से पुत्र की प्रधानता होती है, न कि राजा की। देखिए इस उदाहरण में राज्ञः पूर्व पद है और पुत्रः उत्तर पद। यहाँ उत्तर पद पुत्रः की प्रधानता होने के कारण यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। स्पष्ट हो गया होगा। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के सर्वप्रथम दो भेद किए जाते हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष एवं समानाधिकरण तत्पुरुष। अब व्याधिकरण तत्पुरुष के भी तीन भेद होते हैं, विभक्ति तत्पुरुष, नय तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। और समानाधिकरण तत्पुरुष के भी दो भेद होते हैं, कर्मधारय एवं द्विगु। देखिए विभक्ति तत्पुरुष को, विभक्ति तत्पुरुष के अंतर्गत विभक्ति का लोप हो जाता है और इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक अलग अलग भेद एवं उनके उदाहरण दिए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए द्वितीय तत्पुरुष, जिस समास का विग्रह करने पर पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होती है उसे द्वितीय तत्पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न अर्थों में समास होता है। जैसे देखिए कृष्ण श्रितः, कृष्णम श्रितः। जब विग्रह किए तो कृष्णम में द्वितीय विभक्ति लगी, इसलिए यह हो गया द्वितीय तत्पुरुष। अरण्यातीतः, अरण्यम अतीतः, अरण्यम में भी द्वितीय विभक्ति। आपद गतः, आपदम गतः, आपदम में भी द्वितीय विभक्ति। और सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः, तो सुखम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण हुआ। अब देखिए तृतीय तत्पुरुष, तो जिस समास का विग्रह करने पर पूर्व पद में तृतीय विभक्ति होती है उसे तृतीय तत्पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है।
देखिए, सुखहीन विग्रह करने पर होगा सुखेनहीन। सुखेन में तृतीया विभक्ति लगी है। वैसे ही हरित्रातः, हरिना त्रातः, हरिना में तृतीया विभक्ति लगी है। धान्यार्थः, धान्येन अर्थः, धान्येन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। और आचार कुशलः, तो आचारेन कुशलः, आचारेन में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसलिए ये चारों उदाहरण तृतीया तत्पुरुष के हैं। अब आते हैं चतुर्थी तत्पुरुष पर। जिस समास का विग्रह करने पर पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति होती है उसे चतुर्थी तत्पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए, उदाहरण कह रहा है, आप समझ ही गए होंगे कि समास विग्रह करने पर पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति यदि होगी तो चतुर्थी तत्पुरुष। जैसा कि पहले कहा गया कि समास विग्रह करने पर पूर्व पद में यदि द्वितीया हुई तो द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया हुई तो तृतीया तत्पुरुष। ऐसे ही आगे भी होगा कि यदि पंचमी हो गई तो पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी होगी तो षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी होगी तो सप्तमी तत्पुरुष। फिलहाल यह चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण है। देखिए, पाठशाला, इसका विग्रह होगा पाठायशाला। पाठाय अर्थात पढ़ने के लिए, शाला, शाला मतलब घर। काक बलि, काकाय बलि, काक के लिए बलि, कौआ के लिए बलि। तो पाठाय में चतुर्थी विभक्ति, काकाय में चतुर्थी विभक्ति। वैसे ही यूप दारू, यूपाय दारू, यज्ञ के लिए लकड़ी, यहाँ दारू का अर्थ लकड़ी है। यूपाय में चतुर्थी विभक्ति। भूत बलि, भूताय बलि, भूताय में भी चतुर्थी विभक्ति है। तो यह चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण हुआ। अब पंचमी तत्पुरुष, तो जिस समास का विग्रह करने पर पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है उसे पंचमी तत्पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं। देखिए, चौर भयम, चौरात भयम, चौरात में पंचमी विभक्ति। वृक्ष पतितः, वृक्षात पतितः, वृक्षात में पंचमी विभक्ति। पथ भ्रष्टः, पथात भ्रष्टः, पथात में भी पंचमी विभक्ति। लताच्युतः, लतायाः च्युतः, तो लतायाः में भी पंचमी विभक्ति। इसलिए ये सारे उदाहरण पंचमी तत्पुरुष के हुए। षष्ठी तत्पुरुष, जिस समास का विग्रह करने पर पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती है उसे षष्ठी तत्पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण देखिए, राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राज्ञः में षष्ठी विभक्ति। विद्यालयः, विद्यायाः आलयः, विद्यायाः में षष्ठी विभक्ति। पति दर्शनम, पत्युः दर्शनम, पत्युः में षष्ठी विभक्ति। तपोवनम, तपसः वनम, तपसः में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसलिए ये षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण हुए। सप्तमी तत्पुरुष, जिस समास का विग्रह करने पर पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति होती है उसे सप्तमी तत्पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे जलमग्न, तो जले मग्न, जले में सप्तमी विभक्ति। कर्म कुशलः, कर्मशु कुशलः, कर्मशु में सप्तमी विभक्ति। शास्त्र पंडितः, शास्त्रेषु पंडितः, शास्त्रेषु में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। अध्ययन रतः, अध्ययने रतः, तो अध्ययने में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये सारे उदाहरण सप्तमी तत्पुरुष के हैं। एक है नए तत्पुरुष, तो यह समास निषेधार्थ, निषेधार्थ अर्थात नेगेटिव मीनिंग में प्रयुक्त होता है। यदि उत्तर पद का पहला वर्ण स्वर हो तो पूर्व पद में नौ के स्थान पर अन हो जाता है, और यदि उत्तर पद का पहला वर्ण व्यंजन हो तो नौ के स्थान पर अ हो जाता है। यदि पहला पद स्वर होगा तो अन हो जाएगा, और यदि व्यंजन होगा तो अ हो जाएगा। देखिए, असत्यम, नौ सत्यम, अनुचितम, नौ उचितम, अपवित्रम, नौ पवित्रम, अनादि, नौ आदि, अनुपस्थितः, नौ उपस्थितः, अहिंसा, नौ हिंसा। उपपद तत्पुरुष, इस समास में उत्तर पद में कोई क्रिया अवश्य होती है, कोई न कोई क्रिया भर्व होती है उत्तर पद में। देखिए, कुंभकारः, कार, कार का अर्थ होता है करने वाला, तो कुंभम करोति इति, करोति क्रिया है।
स्वर्णकारः स्वर्णम करोति इति, जलदः जलम ददाति इति, दो का अर्थ होता है देने वाला, धनदः धनम ददाति इति, वेदपाठी वेदान पठति इति, सुखकरः सुखम करोति इति। तो उत्तर पद में यहाँ क्रिया का प्रयोग हुआ है, भर्ब का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं उपपद तत्पुरुष। तो ये था बच्चों तत्पुरुष समास। तीसरे समास पर आते हैं जिसका नाम है द्वंद्व समास। तो जिस समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान हो, जिस समास के पूर्व पद अर्थात पहला पद और उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद दोनों ही प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पितरौ, माता च पिता च। इस उदाहरण में पूर्व पद माता एवं उत्तर पद पिता दोनों ही समान रूप से प्रधान है, अतः इसमें द्वंद्व समास है। माता पितरों में पूर्व पद माता उत्तर पद पिता, यहाँ दोनों समान रूप से प्रधान है, इसलिए इसे द्वंद्व समास के अंतर्गत रखा जाता है। द्वंद्व समास के भी तीन भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। अब देखिए इतरेतर द्वंद्व, इस समास में प्रायः जोड़ों के बीच में समास होता है, जोड़ा, तथा समास करने के बाद समस्त पद का वही लिंग होता है जो उत्तर पद का रहता है, उत्तर पद का जो लिंग रहेगा वही रहेगा। देखिए उदाहरण, राम लक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मणः च, हरिहरौ, हरिः च हरः च, सीतारामौ, सीता च रामः च। लिंग वाला में इसमें देखिए अब आपको समझ में आएगा, सीता स्त्रीलिंग है लेकिन राम पुल्लिंग है, और दोनों को जब मिला लिए तो मिलाने के बाद देखिए उत्तर पद है राम जो कि पुल्लिंग है, तो राम के हिसाब से हो गया रामौ, सीता के हिसाब से नहीं। वैसे ही पार्वती परमेश्वरो, पार्वती स्त्रीलिंग और परमेश्वर पुल्लिंग, तो परमेश्वर उत्तर पद है तो परमेश्वर के हिसाब से हो गया परमेश्वरो, और फिर समस्त पद हो गया पार्वती परमेश्वरौ। समाहार द्वंद्व, इस समास के समस्त पद से सामुदायिक अर्थ प्रतीत होता है। इसकी एक और विशेषता यह है कि यह सदा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। जैसे देखिए, पाणिपादम नपुंसक लिंग एक वचन में, पानी च पादौ च तेषां समाहारः, हस्तपादम, हस्तौ च पादौ च तेषां समाहारः, अहर्निशम, अहश्च निशा च तयोः समाहारः, सर्पनकुलः, सर्पः च नकुलश्च तयोः समाहारः, चराचरम, चरः च अचरः च तयोः समाहारः, और शीतोष्णम, शीतम च उष्णम च अनयोः समाहारः। इसमें समाहार का प्रयोग होता है, इसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। और एक शेष द्वंद्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। इस समास में युगल शब्द होते हैं किंतु समास बनाते समय दोनों पदों में से किसी एक को ही प्रमुख मानकर उसका समास होता है और एक को लोप कर दिया जाता है। यदि दोनों पदों का अर्थ द्विवचन में हो तो अंत में द्विवचन, और यदि बहुवचन में हो तो अंत में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पितरौ, माता च पिता च, यहाँ माता और पिता में से माता को लोप कर दिया गया और पिता को ही एक को ही प्रमुख मानकर समास कर दिया गया, हो गया पितरौ। भ्रातरौ, भ्राता च भगिनी च, दंपति, पति च पत्नी च, बालकाः, बालकः च बालिकाः च। दोनों में से एक को ही प्रमुख मानकर दूसरे को लोप कर दिया जाता है और उसके हिसाब से समास कर दिया जाता है। तो बच्चों, ये था आज का समास प्रकरण। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर
एवं परीक्षोपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।